नमस्कार मित्रों, 2022 का चुनाव चरम पर है। दिन प्रतिदिन जो सियासी दल हैं वो अपने दांव पे लगा रहे हैं। 5 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद आने वाले 2-3 महीनों के बाद जब आप चुनाव में जाएंगे, हमें लगता है फरवरी से मार्च या मैक्सिमम अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे। आपको एक बार फिर मौका मिला है इस देश कि उन 5 राज्यों में सरकार को बनाने और बिगाड़ने का। सबसे पहले ज़रूरत है आप विचार करें और समझें कि जो सियासी दल हैं वो किस तरह के चारे आपके सामने फेंकते जाते हैं। यूँ तो मैं भी किसी दल से जुड़ा हूँ, मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मैं अपने स्वार्थ में बातें जरूर रख सकता हूं, लेकिन उससे परे होकर आपको भी विचार करने की ज़रूरत है, आपको भी समझने की ज़रूरत है। दीपावली किसी तरह से गुजरी, आपके जेब पर यह दिवाली कितना भारी रहा आपने ज़रूर महसूस किया होगा। छठ पर्व भी बेहद करीब है और ऐसे में देश की सरकार ने दीपावली के गिफ्ट के तौर पे डीजल और पेट्रोल में क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये की जो एक्साइज ड्यूटी घटाई, वो एक तरह से लालीपाप फेंकने का जिस तरह से उसने प्रयास किया, इस पूरे लालीपाप को समझने की ज़रूरत है। अगर आज आपने नहीं समझा तो आने वाली गलतियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। आज जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट 100 के पार हो गए, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां डीजल और पेट्रोल के रेट 100 के पार हो गए। और आज स्थिति जब आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहाँ की 4 सीटें, 3 असेंबली सीट और 1 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार जाती है। और हारने के बाद एक नई सीख लेते हुए केंद्र की सरकार ने डीजल और पेट्रोल में कुछ राहत देने का काम किया। लेकिन ये राहत ठीक उसी तरह से है कि आप 30-35 रुपये तक रेट बढ़ा लीजिए और एकाएक अपनी रक्षा करते हुए, अपने ही गोल में फील्डिंग करते हुए आप 10 रुपये रेट कम कर दीजिए, तो निश्चित तौर पे देश की जनता, देश की आवाम, यहाँ के किसान, यहाँ का नौजवान इस बात को समझता है। मित्रों, आज सियासी दल अपने अपने दांव पेच आपके सामने लेके आ रहे हैं। लोग अपने घोषणा पत्र को भी लेके आ रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में पिछले 32-33 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, ऐसे में हम उन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा ज़रूर बच पाते हैं, क्योंकि हमको 32 सालों से 33 सालों से यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आप हमारा जो यूपीए का कार्यकाल रहा, 10 सालों का जो कार्यकाल रहा, उसका रिपोर्ट कार्ड आप जब देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के बावजूद मौजूदा एनडीए सरकार से 100 गुना बेहतर यूपीए की सरकार रही। और जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, किसानों के हक को अनदेखा करने की रवायत चल रही है, उससे आज आपने महसूस किया होगा कि 2014 और फिर 2019 के इलेक्शन में आपने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देकर एक बड़ी गलती, या यूँ कहे कि ठगा सा महसूस आप जरूर कर रहे होंगे। आज 5 राज्यों में फिर चुनाव है और देश का एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ से देश की सियासत तय होती है, उस राज्य में भी चुनाव है। तो आपको बिल्कुल ही अवेयर हो जाने की ज़रूरत है। धन्य मनाइए हिमाचल प्रदेश की उस जनता का जिसने करारा जवाब दिया, और उस जवाब में जब वहाँ की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती है तो बिना देर किए उनको 5 रुपये और 10 रुपये रेट की कमी करनी पड़ती है। आनन फानन में तमाम राज्य सरकारों ने अपने बैट के दरों में भी काफ़ी गिरावट की है। मित्रों, आपको बताऊं, लगभग 23 रुपये के आसपास पिछले 7 सालों में 23 रुपये के आसपास पेट्रोल पे और लगभग 28 रुपये के आसपास डीजल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ोतरी की है। और हद तो तब हो जाती है जब इस कोरोना काल में, कोरोना पेंडेमिक में, जब आप सभी बहुत ही पीड़ित थे, बेहद परेशान थे, जीविका चलाने का मुश्किल हो गया था, उस समय भी इस सरकार ने पेट्रोल लगभग 32 रुपये और डीजल लगभग 27 रुपये
बढ़ाने का काम किया था। ये मौका है, चुनाव में आप जा रहे हैं, अभी से तमाम दल अपना अपना माहौल बना रहे हैं। ज़रूरत है कि आप इन सारे मुद्दों पे विचार करें। उस समय जब कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, जब आप पीड़ित थे, जब आप परेशान थे, जब आपके अपने आपका साथ छोड़ के जा रहे थे, जब आपको अपने परेशानी में दूसरों की सरकार की ज़रूरत थी, उस समय भी इस सरकार ने बड़े पैमाने पर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाया। जो सिलेंडर है, आपने देखा कि एक साल के अंदर पिछले 10 महीने में तकरीबन 450 से 500 के बीच में सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर पार कर गया। इस तरह की महंगाई में आम आदमी का जीना कितना दूभर हो गया है, आप इस बात को समझ सकते हैं। दीपावली के झूठे गिफ्ट के बहकावे में आपको आने से बचना होगा। आपको बता दूं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, 2004 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह जी जब उन्होंने पदभार संभाला, तब से आपको मैं बता दूं तकरीबन हमें लगता है कि 50 रुपये के आसपास में डीजल और पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो प्रति बैरल डॉलर फिक्स था, वो तकरीबन 50 से 100 रुपये तक था। और लास्ट में जब यूपीए की सरकार गई, उस टाइम तक लगभग $160 प्रति बैरल। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय के हालात को भी अगर देख के कुछ समझना चाहे तो समझ सकती है कि किस तरह से आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने डीजल और पेट्रोल के दामों को स्थिर रखा। मैं आपको बता दूं कि लगभग ये सब हो कैसे पाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारी जो सब्सिडी थी वो डीजल पेट्रोल पे उन्होंने दिया था, तब जाके इन बढ़ती कीमतों पे वो कंट्रोल कर पाए थे। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल बहुत महंगा था। और आपको बता दूं लगभग 1,47,025 करोड़ रुपए की सब्सिडी उन्होंने 2013-14 में दी थी। और यही लगभग 1,64,00,000 के आसपास की सब्सिडी 2012-13 के सेशन में उन्होंने दिया था। और आपको ताज्जुब होगा, हम 1,64,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। मौजूदा 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो सब्सिडी जारी की जा रही है वह महज 12,231 करोड़ रुपए है। आप सोचिए कहाँ 1,64,000 करोड़, 1,47,000 करोड़ सब्सिडी के रूप में जाती थी, और आज सब्सिडी के रूप में 1,47,000 नहीं, 12,231 करोड़ रुपए, यानी कि जो सब्सिडी जनता को मिलनी थी डीजल और पेट्रोल पे, उसको भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बिल्कुल नीचे ला दिया। और आज उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि हम डीजल और पेट्रोल महंगे दामों पे खरीदने लगे। आज मुझे लगता है कि जिस तरह से दीपावली पर बेवकूफ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उससे आपको ज़रूर सीख लेना चाहिए और आपको संभलना पड़ेगा। मित्रों, तमाम तरह के वादे लोग लेके आ रहे हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के अंदर हम 32 सालों से नहीं हैं, ऐसे में आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने अपने वादों को पूरा किया, आज एक वादा नहीं बल्कि प्रतिज्ञा के रूप में प्रियंका गांधी जी मैदान में आई हैं और उन्होंने तमाम तरह के वादे किए हैं, विशेष तौर पर महिलाओं को लेकर। क्योंकि देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो बेहद चिंतनीय और बेहद खराब है। उत्तर प्रदेश में और भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, चाहे वो हाथरस की बात रही हो, चाहे वो उन्नाव की बात रही हो, चाहे वो कन्नौज की बात रही हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात रही हो, आपने देखा होगा महिलाओं के ऊपर जो दुष्कर्म हुए, जो उनके ऊपर अपराध हुए, जो उनके शोषण हुआ, वो मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यति। फिर भी यह सरकार अपनी गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं है। आप चुनाव में जाने वाले हैं, चुनाव में आपको सबक सिखाने का एक बेहतर मौका है, और सबक सिखाने का सेंस मेरा कहने का यही है कि आप पूर्ववर्ती सरकारों, उनके क्रियाकलापों और मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों की तुलना करें। जब तक आप तुलना नहीं करेंगे तब तक आप खुद के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। आज प्रियंका गांधी जी ने वादा किया है, प्रतिज्ञा ली है
कि हम महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर असेंबली के इलेक्शन में 40% सीटों पर भागीदारी हम महिलाओं को देंगे, 40% सीटों पे हमारी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने यहाँ तक वादा किया कि इंटर पास बेटियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास बेटियों को स्कूटी देने का, साथ ही रोडवेज में निःशुल्क सफ़र करने का, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का, ये तमाम तरह की प्रतिज्ञाएं, 20 लाख 25 लाख लोगों को रोजगार देने का, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, 10 लाख रुपए तक का इलाज, चाहे कोई भी हो, किसी तरह की बीमारी हो, उनको मुफ्त इलाज देने का जो प्रतिज्ञा लिया है प्रियंका गांधी जी ने, मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश में हमारी प्रतिज्ञा के अनुरूप अगर आप देखना चाहेंगे तो चाहे हमारी पंजाब की सरकार हो या फिर हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो या राजस्थान की सरकार रही हो, उसने 100% अपने उन वादों को पूरा करने का काम किया जिन वादों को लेकर वह चुनाव से पहले आपके सामने आए थे। और यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के प्रतिज्ञा का मामला है तो वह प्रतिज्ञा 100% पूरी होगी। और एक बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने यह भी की है कि संविदा कर्मी चाहे जिस भी विभाग का है, हम सभी संविदा कर्मियों को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविदा कर्मियों को लाचार बना दिया, जिस तरह से उनको घुटने के बल ला दिया, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार या इस देश के अंदर ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जिस सरकार ने अपने कर्मचारियों का, अपने संविदा कर्मियों का तनख्वाह कम कर दिया हो। इस परिस्थिति में जब आप कोरोना पैंडेमिक में थे या फिर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, संविदा कर्मियों को, मुझे पता है तमाम सारे अनुदेशक भाइयों का, जो भी अनुदेशक नियुक्त हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी सैलरी 2,000-2,500 रुपये तक सैलरी उनकी कम कर दी गई। आपने देश में ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जो आपके वेतन में भी कटौती करती हो। और ऊपर से मैं तमाम तरह की चीज़ों को जानता हूँ। अनुदेशक की बात मैं कर रहा था, अभी मदरसा शिक्षक के लोग हैं, उस मदरसा शिक्षक में ऐसा नहीं कि केवल माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, लगभग 50% लोग उसमें हिंदू समाज से भी आते हैं, अन्य कैटेगरी से भी आते हैं। उनके वेतन 7-7 साल से वेतन नहीं मिले हैं। ये कहीं न कहीं से एक बड़ी दुश्वारी है और मौका है, चुनाव में आप जा रहे हैं, मौका है आप इन चुनावों में इन मुद्दों को लेके, ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ विपक्ष का आकलन करें, विपक्ष है कहाँ, विपक्ष बोलता क्यों नहीं है, ये सिर्फ हमारी नहीं, विपक्ष की नहीं, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने स्तर से इन दुश्वारियों को देखें, इन परेशानियों को देखें और किस तरह से कुशासन में यह सरकार चल रही है, किस तरह से कुशासन करती हुई नज़र आ रही है, इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। मित्रों, तमाम सारी बातें हैं, मैं बड़ा संक्षेप में, चूँकि बहुत देर तक मुझे लगता है कि आप भी, अगर आपके कोई सवाल हों, आप सब जुड़ रहे हैं, आपके कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप हमारे कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उन सवालों का मैं जवाब दूं। और एक विशेष अनुरोध ये है कि आने वाले चुनाव को लेकर आप जरूर जागरूक होइए। बड़ा इत्तेफाक है कि इस देश में अभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राजनीति हो रही है। विकास गौड़ हो चुका है, विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज भी राम रहीम, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लिया जा रहा है। ये जब तक आप खुद नहीं संभलेंगे तब तक मुझे लगता है, और जब तक आप इस पर चिंतन नहीं करेंगे, समाज में जो बंटवारा जो हो रहा है, जिस तरह से द्वेष बढ़ रहा है, आपसी जो सौहार्द है वो जिस तरह से बिखर रहा है, हमें लगता है कि हमारे नौजवानों को भी सही मायने में शिक्षित भी होने की ज़रूरत है। सही मायने की शिक्षा भी हमारे देश में लोगों को नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं से एक चीज़, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। चुनाव करीब है, तमाम दल के लोग आ रहे हैं। आपने अभी अखिलेश यादव के कमेंट्स सुने, जिन्ना पे जिस तरह से उन्होंने बात उठाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने देखा होगा जिस तरह से सावरकर और गोडसे को लेकर वो आगे आते हैं। तो ऐसे छद्म राजनीतिज्ञों से आपको बचने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से पुराने इतिहास को, जो हमारा इतिहास है, उसको डिस्टर्ब करने का, उसको नए सिरे से गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। उस सावरकर को जिसने 9 बार माफ़ी मांगी, उसे वीर होने को घोषित किया जा रहा है। जिस तरह से गोडसे के अनुयायी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि कहीं न कहीं से देश में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, उस पर हैमरिंग हो रही है। आप सबको समझने सीखने की ज़रूरत है। और जो नए वर्ष में 2022 में इलेक्शंस होने हैं,
5 राज्यों के इलेक्शंस हैं। आप निश्चित तौर पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं विपक्ष बने, क्योंकि सत्ता से सवाल आपको भी करना है, विपक्ष को भी करना है। आज वह दौर है जहां मीडिया में भी 2 फाट हो चुके हैं। जो सही मायने का विपक्ष होता है वो हमारा चौथा स्तंभ होता है, और वह स्तंभ पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। आज किस तरह से एक सरकार के द्वारा किस तरह से मनमानी किया जाता है। आपने अभी केदारनाथ की धार्मिक यात्रा देखी, जिसे धार्मिक यात्रा कहा जा रहा है। मुझे लगता है वो बस वो इवेंट मैनेजमेंट था और कुछ भी नहीं था। धार्मिक यात्रा में केदारनाथ धाम में गर्भगृह में अगर कोई कैमरा लेके फ़ोटोशूट कराता है तो मैं उसको आध्यात्म की यात्रा नहीं मान सकता। किस तरफ राजनीति जा रही है। अगर बार बार हम ये कहते हैं कि हम राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, स्वागत योग्य है, लेकिन उसको बार बार प्रचारित करना। केदार धाम में जब राहुल गांधी जी केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो वो इवेंट होता है, और जब मोदी जी जाते हैं तो धार्मिक यात्रा होती है। इस तरह को के 2 तरह के परिभाषा अगर मीडिया जगत से निकल के आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष के तौर पर मीडिया भी मर चुकी है। बहुत कम ही लोग बचे हैं जहाँ से थोड़ी सी भी उम्मीद है। मित्रों, इन सभी बातों के साथ मैं अभी किसी के सवाल नहीं आए। तमाम तरह के हमारे साथी जुड़े, दीपक ओझा जी, जितेंद्र त्रिपाठी जी, विपिन उपाध्याय जी, वरुण कुमार गौतम जी, जितेंद्र त्रिपाठी जी, आप सब जुड़े। साथी पवन पचौरी जी, नमस्कार सर। पंकज जायसवाल जी, विनोद राव जी, अंकित तिवारी जी, उस्मान खान, सबीर अहमद भाई, सुनील पटेल जी, आप श्याम सुंदर दास चौरसिया जी, सुनील पटेल जी, आप सब जुड़े, शहनवाज खान साहब, पंकज द्विवेदी जी। लेकिन मैं चाहता था आपके कुछ सवाल आए जिन पे हम लोग बात करें, और कभी आप इच्छुक होंगे तो इसी फेसबुक लाइव पे हम एक रूम भी आपको दे सकते हैं जिसमें सीधे आप लाइव हमसे जुड़ेंगे और हम एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि तमाम मुद्दों पे फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर आपसे संवाद किया जाए, और आप भी उधर से प्रत्युत्तर में सवाल जवाब जरूर करें, ताकि हम एक दूसरे को अपनी बात साझा कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, और उन तमाम मुद्दों पे जिन पे बहस होनी चाहिए उस पे हम सभी बहस कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े। एक बार फिर उम्मीद है कि आप आने वाले चुनाव में बिल्कुल अवेयर और सचेत होकर मतदान भी करेंगे, और उन तमाम मुद्दों पर मौजूदा सरकार को, जो स्थापित सरकार है, जो जिसने अपने वादे पूरे नहीं किए, उनको आप घेरने का भी प्रयास करेंगे। इन सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।